अध्याय 86। अगली सुबह सुमन ने लीना को ये कहकर बेवकूफ बनाया कि वह आराम करने के लिए काम से एक दिन की छुट्टी ले रही है, और यहाँ तक कि लीना को अपनी कार भी इस्तेमाल करने को दे दी। आखिरकार वह काम पर नहीं जा रही थी, इसलिए उसे इसकी जरूरत नहीं थी। हालांकि कार अभी भी कंपनी में ही थी, इसलिए लीना को उसे खुद जाकर लेनी पड़ी। घर पर ऊब और खाली बैठे हुए सुमन ने अर्जुन को ढूंढकर उससे पूछना कि वह क्या कर रहा है और क्या वह उसके साथ खरीदारी करने जाना चाहता है। लेकिन किसे पता था कि अर्जुन वास्तव में सुबह जल्दी उठकर यह कहकर बाहर चला गया था कि वह एक कंपनी पंजीकृत कराने जा रहा है। सुमन ने उससे पूछा कि उसने उसे अपने साथ चलने के लिए क्यों नहीं कहा। अर्जुन ने कहा कि उसे लगा कि वह अभी भी सो रही है और वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अकेले ही चला गया। इसके अलावा कंपनी का पंजीकरण कराना उतना मुश्किल नहीं था, एक व्यक्ति ही काफी था। घर पर अकेली रह जाने के कारण सुमन के पास अकेले ब्यूटी सैलून जाने और एसेंशियल ऑयल स्पा ट्रीटमेंट करवाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक महिला की त्वचा उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल का परिणाम होती है। ये कहावत कि पैसा सुंदरता को बनाए रख सकता है का तात्पर्य त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न उपचारों पर पैसा खर्च करने से है। नहीं तो यह इतना कोमल और ओस से भरा हुआ कैसे दिखता। यही कारण है कि समान आयु वर्ग के लोगों में एक धनी महिला हमेशा एक साधारण महिला की तुलना में थोड़ी छोटी दिखती है। जब आरती आज कंपनी पहुंची तो उसने पाया कि अर्जुन वहां से जा चुका है। मैनेजर सुमन भी जा चुकी थी। मैनेजर वर्मा अपने इस्तीफे की प्रक्रिया के बीच में थे। पूरी तरह से अचंभित होकर उसने पूछताछ की और अंततः उसे पता चला कि अर्जुन और मैनेजर सुमन के साथ क्या हुआ था। बाद में पता चला कि वे असल में प्रेमी प्रेमिका थे। ये बात आरती के लिए वाकई काफी आश्चर्यजनक थी। लेकिन अब एक और समस्या खड़ी हो गई। मैं पहले अर्जुन को रिपोर्ट करती थी, तो अब जब वह चला गया है तो मैं किसे रिपोर्ट करूंगी। मुझे कोई काम सौंपने के लिए भी कोई नहीं आया है। हालांकि जैसे ही उसे याद आया कि उसे अभी भी अर्जुन को पैसे देने हैं, उसने तुरंत उसे एक संदेश भेजा। आरती, मैंने सबसे सुना है कि आपने इस्तीफा दे दिया है। अर्जुन, मैंने दिया। आरती, तो फिर उन पैसों का क्या होगा जो मुझे आपको देने हैं। अर्जुन, जब आपके पास पैसे आ जाएं, तो आप मुझे वीचैट पर ट्रांसफर कर सकती हैं। यह उसी तरह काम करेगा। आरती, तो अब आप क्या कर रहे हैं। अर्जुन, कंपनी का पंजीकरण कराने में व्यस्त हूं। बाद में बात करेंगे। आरती ने अपने फोन पर आए संदेश को देखा और थोड़ी हैरान हुई। क्या वह सच में अपनी खुद की कंपनी शुरू कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस तरह की कंपनी शुरू कर रहा है। तभी बॉस के दफ्तर से गुस्से भरी आवाज आई। मैं तुम्हें किस लिए वेतन देता हूं। इतना समय बीत गया और तुम अभी तक कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं दे पाए। इस परियोजना को पहले राष्ट्रपति गौतम अर्जुन संभाल रहे थे। तो आप अर्जुन के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्या यही बात है। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस परिणाम चाहिए। ग्राहक को कल तक प्रस्ताव चाहिए। गौतम दहाड़ते हुए बोला, आज रात चाहे तुम्हें ओवरटाइम ही क्यों ना करना पड़े, तुम्हें ये काम मेरे लिए पूरा करना होगा। अगर नहीं कर सकते तो तुम सब दफा हो जाओ। कुछ देर बाद छोटू और उसके दो अन्य सहकर्मी बॉस के कार्यालय से बाहर निकले। वे निराश और उदासी से भरे हुए लग रहे थे। किसी ने दबी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, राष्ट्रपति गौतम जरूर पागल हो गए होंगे। भला कोई इसे एक रात में कैसे पूरा कर सकता है। हाँ, उसी ने अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया और प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और अब वह हमें दोषी ठहरा रहा है। आह, बोलना बंद करो। अगर तुम नौकरी से निकाले नहीं जाना चाहते तो हम में से कुछ लोगों को आज रात ओवरटाइम करना होगा। चाहे हमें पूरी रात जागना ही क्यों न पड़े, हमें किसी तरह कुछ न कुछ बनाकर जमा करना ही होगा। छोटू ने कहा, इसे मंजूरी मिलती है या नहीं, यह एक अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि यह हमारी एकमात्र परियोजना है। किसी ने शिकायत की, मेरे पास अभी भी दो अन्य परियोजनाएं हैं और उनमें से कोई भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। धत्तेरे की, काश मैं भी उसे अर्जुन की तरह खरी खोटी सुनाकर नौकरी छोड़ देता। उसने ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह मैनेजर सुमन को डेट कर रहा है। एक महिला सहकर्मी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास कौशल न होने के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। छोटू ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कहा, ठीक है, जल्दी वापस आओ और प्रस्ताव पर काम करो। ठीक है, मैनेजर। जी हाँ। कल अर्जुन के जाने और मैनेजर वर्मा को बर्खास्त किए जाने के बाद छोटू को एक तरह से वरदान मिला और उसे मैनेजर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। उन्होंने जिस पहले प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाली, वह ब्यूटी प्रोडक्ट उत्पाद लॉन्च इवेंट था जिसे अर्जुन और मैनेजर वर्मा ने अधूरा छोड़ दिया था। कुछ मदद पाने के लिए उसने आरती से संपर्क किया और उसे कार्यक्रम की मेजबानी का पद देकर उसे मदद करने के लिए राजी किया। स्वाभाविक रूप से आरती तैयार थी। लेकिन जब छोटू अपनी डेस्क पर वापस आया तो उसने फिर भी अर्जुन को मदद के लिए एक संदेश भेजा। छोटू, भाई अर्जुन, मुझे बचाओ। अर्जुन ने मुख्य हॉल में कुछ कागजी कार्रवाई पूरी कर ली थी और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था, तभी उसे छोटू की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। अर्जुन, क्या हाल चाल है। छोटू, क्या आप मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट इवेंट प्लानिंग प्रस्ताव की एक प्रति भेज सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे थे।
अध्यक्ष गौतम ने अभी अभी मुझसे कहा है कि मुझे इसे कल की बैठक से पहले पूरा करना होगा ताकि हम इसे ग्राहक को दिखा सकें। लेकिन इतने कम समय में इसे पूरा करना मेरे लिए असंभव है। अर्जुन, मेरे जाने के बाद यह जिम्मेदारी तुम पर नहीं आनी चाहिए थी। अगर किसी को बलि का बकरा बनना था तो वह मैनेजर वर्मा होना चाहिए था। छोटू, ओह, उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर वर्मा को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसे थोड़ी संतुष्टि का एहसास हुआ। लेकिन फिर उसे कुछ और सूझा। मैं चला गया, मैनेजर वर्मा को निकाल दिया गया और अब प्रस्ताव छोटू को सौंप दिया गया है। मतलब, अर्जुन, आपको मैनेजर के पद पर पदोन्नति मिली। कुछ सेकंड बाद, छोटू, हाँ, बस किस्मत अच्छी थी। जैसा मैंने सोचा था, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। बात समझ में आ गई। कंपनी में सचमुच कुछ ही काबिल लोग थे, बाकी ज्यादातर लोग तो बस काम चोरी कर रहे थे। छोटू उन कुछ लोगों में से एक था जिनके पास अच्छे कौशल थे और वह एक अनुभवी कर्मचारी भी था। लगता है गौतम पूरी तरह से बेवकूफ नहीं है। अर्जुन, तो बधाई हो। लेकिन मैं आपको प्रोजेक्ट का प्रस्ताव नहीं दे सकता। छोटू, क्यों नहीं? वैसे भी अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बस मुझे दे दो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, कैसा रहेगा? अर्जुन, नहीं, क्योंकि हम जल्द ही प्रतिस्पर्धी बनने वाले हैं। छोटू, हाँ, वह संदेश भेजने के बाद अर्जुन ने छोटू को कोई जवाब नहीं दिया। अगर यह छोटू का निजी मामला होता तो शायद वह मदद करने के लिए आगे आता। लेकिन कंपनी के हित में किया गया ये काम। क्षमा करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। गौतम को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने कर विभाग को फोन करके उसे और परेशान नहीं किया। शर्त यह है कि मुझे कल तक मेरा मुआवजा मिल जाना चाहिए। अन्यथा मैं न केवल उसकी शिकायत करूंगा बल्कि उसकी पत्नी को भी उसकी प्रेमिका के बारे में बता दूंगा। मेरे पास पैसा है, मुझे उस थोड़े से पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेरा हक है वह मेरा ही है और मैं उसका एक एक पैसा ले लूंगा। ये सिद्धांतों की बात है और यह उस गरिमा को पुनः प्राप्त करने की भी बात है जो मैंने खो दी है। भले ही वह सुमन का चचेरा भाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि संयोगवश ये पता चलने पर कि मैनेजर वर्मा को भी नौकरी से निकाल दिया गया है, उनका मूड थोड़ा बेहतर हो गया। उसके पास मेरे जैसी कोई प्रणाली नहीं है। उसे शायद हर जगह अपना रिज्यूम भेजना शुरू करना होगा और फिर से नौकरी ढूंढनी होगी। हा हा हा। मुख्य हॉल में अपना नंबर दोबारा पुकारे जाने की आवाज सुनकर वह उठा और सर्विस विंडो की ओर चल पड़ा। सच कहें तो वह किसी को पैसे देकर यह काम करवा सकता था। लेकिन अर्जुन कंपनी के पंजीकरण से लेकर उसके भव्य उद्घाटन तक सब कुछ खुद अनुभव करना चाहता था। अंतिम चरण पूरा होने के साथ ही अर्जुन ने सफलतापूर्वक 10 लाख रुपए की पूंजी वाली एक कंपनी पंजीकृत कर ली। नाम सरल था, बायून मीडिया कंपनी लिमिटेड। इसके प्राथमिक व्यवसाय क्षेत्र में इवेंट प्लानिंग, फिल्म और टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि शामिल थे। आजकल सभी काम एक ही स्थान पर पूरी सेवा के रूप में किए जाते थे, जिससे प्रक्रिया बहुत कुशल हो जाती थी। इस प्रकार देखते ही देखते अर्जुन ने सफलतापूर्वक अपनी कंपनी का व्यावसायिक लाइसेंस और उसकी आधिकारिक प्रतियां प्राप्त कर लीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू कर रहा हूं। हालांकि वह इसे सिर्फ मजे के लिए कर रहा था, फिर भी अर्जुन को रोमांच का अनुभव हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं पूरी जिंदगी मजदूरी करने वाला गुलाम रहूंगा, लेकिन पल भर में मैं पूंजीपति बनने वाला हूं। लेकिन एक पूंजीवादी होने के बावजूद मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जिसका विवेक हो। ड्रैगन का वध करने वाले को कभी भी वह ड्रैगन नहीं बनना चाहिए जिससे वह कभी घृणा करता था। 9 से 5 बजे तक के कार्य दिवस, 2 दिन का सप्ताहांत, सार्वजनिक अवकाश, इनमें से एक भी नहीं छूटेगा। ओवरटाइम के बारे में क्या? जो भी ओवरटाइम करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। जैसे ही उसकी कल्पनाएं बेकाबू होने लगी, सिस्टम की इनाम अधिसूचना की आवाज सुनाई दी। जीवन का अर्थ है निरंतर नए प्रयास करना। होस्ट ने अपनी इच्छा के अनुसार काम किया और अपनी खुद की कंपनी की स्थापना की। सिस्टम अब आपको स्टार्टअप फंड के रूप में $50 मिलियन प्रदान करेगा। ध्यान दें, इन फंडों का उपयोग केवल कंपनी के खर्चों के लिए किया जा सकता है। सिस्टम की सूचना गायब होते ही अचानक अर्जुन के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। आईसीबीसी में उन्होंने जो कंपनी खाता अभी अभी खोला था, जिसमें मूल रूप से उनके द्वारा जमा किए गए $1 मिलियन थे, उसमें अभी अभी $50 मिलियन का एक और हस्तांतरण हुआ है। स्रोत का नाम एक विदेशी वेंचर कैपिटल फर्म के रूप में दर्ज किया गया था। अर्जुन शून्यों की लंबी कतार को घूरता रहा, उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। ये व्यवस्था कुछ ज्यादा ही उदार है। इस समर्पित धनराशि के साथ उनकी कंपनी वास्तव में अपनी इच्छानुसार काम कर सकती थी। कल ही तो सुमन को चिंता थी कि कंपनी शुरू करने से उसे कोई मुनाफा नहीं होगा। उसने मुश्किल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन पूरा किया था और अब उसके पास स्टार्टअप कैपिटल के तौर पर 50 मिलियन अतिरिक्त आ गए थे। ये रकम उनके निजी खाते में मौजूद राशि से कहीं अधिक थी। जब तक वह कोई बड़ा निवेश नहीं करता और केवल वेतन और दैनिक खर्चों को ही पूरा करता है, तब तक भले ही कंपनी को हर महीने नुकसान हो, फिर भी सारा पैसा खर्च करने में शायद बहुत लंबा समय लगेगा। जब तक उसने उस सुबह का काम खत्म किया, तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी।
अर्जुन ने नीतू को संदेश भेजा और पता चला कि वह आज काम पर नहीं है और घर पर आराम कर रही है। मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, उसने सोचा। मैं दोपहर के भोजन के लिए उसके घर जाऊंगा और उसके साथ कुछ समय बिताऊंगा। इसका मकसद प्यार को समान रूप से बांटना था। नीतू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि वह दोपहर के भोजन के लिए आ रहा है। उसने फोन पर ही उसे एक प्यारी सी किस भेजी और फोन रखने के बाद वह किराने का सामान खरीदने के लिए नीचे चली गई। अर्जुन उस आवासीय परिसर में पहुंचा जहां वह पहले रहता था। उसने अपनी कार पार्क की और ऊपर चला गया। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा, उसने एक परिचित महिला को देखा, मोहिनी। वह पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए थी, उसके घर के सामने वाले दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी थी और बेहद दयनीय लग रही थी। अर्जुन को वापस आते देख वह खड़ी हो गई और मुस्कुराई। तुम वापस आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन का अच्छा मूड पल भर में बिगड़ गया। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उसे बदसूरत ही पाएंगे, भले ही वह कितना भी खूबसूरत क्यों न हो और आपके सामने नग्न खड़ा हो। यह एक मनोवैज्ञानिक अरुचि थी। निर्मम स्वभाव वाले अर्जुन का सामना करते हुए मोहिनी ने जरा भी क्रोध नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने कोमल स्वर में कहा, आपने दरवाजे का कोड क्यों बदल दिया? मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। अरे हाँ, हमारा ब्रेकअप हो गया था। जाहिर है, मैं कोड बदलने ही वाला था। अगर तुम यहाँ आकर कुछ चुरा लेते तो क्या होता? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोहिनी अवाक रह गया। उसकी चुप्पी देखकर अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, साफ साफ बताओ, तुम यहाँ क्यों हो? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और जानना चाहती थी कि आप कैसे हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मोहिनी आगे बढ़ी, अर्जुन की बांह को गले लगाया और चापलूसी भरे लहजे में बोली, अर्जुन, मुझे पता है मैं गलत थी। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं, कृपया? ये सब पूजा की गलती थी। उसी ने मुझ पर जादू किया था। बस मुझे एक और मौका दे दो। आइए पहले की सारी निराशा को भुला दें। तुम जरूर सपने देख रही हो। अर्जुन ने उसका हाथ झटक दिया और ताना मारते हुए कहा, मेरे दरवाजे के आसपास मत घूमो। कहीं मेरी प्रेमिका को गलतफहमी न हो जाए। प्रेमिका? मोहिनी ने सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमारा ब्रेकअप कुछ ही दिन पहले हुआ है। तुम्हारे लिए अभी से गर्लफ्रेंड होना नामुमकिन है। अरे, सच में? तो फिर मैं क्या हूँ? नीचे से किराने का सामान खरीद कर लौटी नीतू ने यह दृश्य देखा और तुरंत ऊपर चली आई। उसने कहा, मैडम, कृपया यहाँ आकर हमारे जीवन में दखल न दें। यही मेरा घर है। वह था। नीतू पहले भी मोहिनी से मिल चुकी थी और जानती थी कि अर्जुन उसके बारे में कैसा महसूस करता है, जिससे उसे काफी हिम्मत मिली। उसने दूसरी महिला को कोई सहानुभूति भरी नजर से नहीं देखा और पलटकर जवाब दिया, अब यह मेरा और अर्जुन का है। अगर तुमने हमें दोबारा परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अर्जुन? मोहिनी ने अर्जुन की ओर दया भरी नजरों से देखा, इस उम्मीद में कि शायद उसे उससे सहानुभूति हो जाए या उसका दिल नरम पड़ जाए। लेकिन अर्जुन उसकी बातों में नहीं आया। उसने कहा, उसने जो कहा वह मुझ पर भी लागू होता है। दुनिया में दोबारा मौका नहीं मिलता। ठीक है, मैं अब आपको परेशान करना बंद कर सकती हूँ। जब मोहिनी ने देखा कि वह अर्जुन को मना नहीं सकती, तो उसने अचानक कहा, क्या आप मुकदमा वापस ले सकते हैं? मेरे पास आपको चुकाने के लिए वास्तव में उतने पैसे नहीं हैं। पहला मुकदमा हारने के बाद वह तुरंत दूसरे वकील की तलाश में निकल पड़ी। जैसा कि बाद में पता चला, उसकी कहानी सुनने और यह जानने के बाद कि विरोधी वकील शहर की एकमात्र रेड सर्कल फर्म से था, किसी ने भी उसका केस लेने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि अगर वे मुकदमा लड़ भी दे तो भी वे जीत नहीं सकते। विपक्ष न केवल अधिक सक्षम था, बल्कि अदालती व्यवस्था के भीतर उनके संपर्क भी कहीं अधिक मजबूत थे। कभी कभी किसी मुकदमे में आपकी अपनी क्षमता समीकरण का केवल एक हिस्सा होती है, संपर्क एक अपरिहार्य कारक होते हैं। इतना ही नहीं, उसके पास शुरू से ही कोई ठोस आधार नहीं था और वह पहले ही एक बार हार चुकी थी। फैसले को पलटवाना लगभग नामुमकिन था। इसे लगभग निश्चित रूप से खारिज कर दिया जाएगा। जब तक मामले में कोई वास्तविक समस्या न हो, आखिर कोई अदालत खुद को ही अपमानित करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? वकील सिंह की सलाह की तरह ही बाकी सभी ने भी सुझाव दिया कि वह दूसरे पक्ष के साथ निजी तौर पर समझौता करने की कोशिश करे और जबरन वसूली की स्थिति तक पहुंचने से बचे। इससे मोहिनी के पास अर्जुन के पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके बारे में भूल जाओ। अर्जुन ने निर्दयता दिखाते हुए कहा, चाहे तुम्हें अपना खून बेचना पड़े या वेश्या बनना पड़े, तुम्हें सगाई की रकम मुझे वापस करनी होगी। अन्यथा अदालत द्वारा अनिवार्य प्रवर्तन की प्रतीक्षा करो। लेकिन अब तो आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है। टूटते दिल के कगार पर खड़ी मोहिनी रोते हुए बोली, तुम इस थोड़े से पैसे के पीछे इतने पागल क्यों हो? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं तुम्हें घेर रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे घेरा था। अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें जो भी पैसा दिया वह मेरी मेहनत की कमाई थी। मुझे उसे वापस मांगने का हक क्यों नहीं है? ठीक है प्रिय, उसके लिए गुस्सा मत करो। इसका कोई फायदा नहीं है। नीतू ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैं आज मछली लाई हूँ।
मैं तुम्हारे लिए ठंडी सब्जी वाली क्रूसियन काप बनाऊंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। बाहर से बंद हो जाने पर मोहिनी उस परिचित दरवाजे को स्तब्ध होकर देखती रही। अभी तो मुझे और अर्जुन को वहां साथ में खुशी से रहना चाहिए था, उस औरत को नहीं। अर्जुन की निर्ममता को देखकर वह पूरी तरह से निराश होकर मुड़ी और चली गई। वह अर्जुन की निर्ममता से नफरत करती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपनी तथाकथित सबसे अच्छी दोस्त पूजा और रोहन से नफरत करती थी, क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया था। मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अंदर नीतू दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने झांक कर तब तक देखा जब तक मोहिनी चली नहीं गई, फिर वह मुड़ी और अर्जुन के पास चली गई। वह जा चुकी है, नीतू ने दिलासा देते हुए कहा, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। ठीक है, फिर मैंने नाश्ता नहीं किया, इसलिए मुझे सच में भूख लग रही है। अच्छा, थोड़ा इंतजार करो। कॉफी टेबल पर मेरे कुछ स्नैक्स रखे हैं, तुम पहले खा लो। मैं जल्दी ही अपना काम खत्म कर लूंगी। ठीक है। कुछ ही देर में भोजन की मेज पर स्वादिष्ट व्यंजनों की एक शानदार श्रृंखला परोसी गई। उन दोनों के लिए ही उसने वास्तव में 4 व्यंजन और एक सूप बनाया था। हालांकि वह सुमन से अलग थी। सुमन का खाना पकाने का तरीका अधिक उच्च स्तरीय था, जैसे किसी रेस्तरां के मेनू में होता है, और वह हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करती थी। दूसरी ओर नीतू साधारण घर में बनने वाला खाना बनाती थी, जैसे कोई आम परिवार खाता है। ये कहीं अधिक व्यवहारिक था। बहरहाल, हर किसी की अपनी अलग ही खूबसूरती थी। अर्जुन ने तले हुए टमाटर और अंडे का एक टुकड़ा खाया और प्रशंसा करते हुए कहा, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। ये सुनकर नीतू बेहद खुश हुई। मेरी दादी कहा करती थी कि किसी पुरुष के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। इसके अलावा उसका परिवार कभी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, इसलिए वह बचपन से ही घर के काम करना सीख रही थी। परिणामस्वरूप उसके खाना पकाने के कौशल अच्छे थे। यह उसका फायदा था और निश्चित रूप से उसे इसका पूरा लाभ उठाना था। एक धनी व्यक्ति को कभी भी स्त्री संगति की कमी नहीं होती, खासकर उसके जैसी सुंदर स्त्री की। अगर मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, तो मुझे खुद में कुछ खास बात होनी चाहिए। और उसे अपनी ताकत का सटीक अंदाजा था। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता, वह इसे अर्जुन को दिखाती, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह इसे देख ले। दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन ने मुख्य शयन कक्ष में, जो अब नीतू का बिस्तर था, थोड़ी देर आराम किया और दोपहर की झपकी ली। एक महिला का बिस्तर सचमुच कुछ और ही होता है। यहाँ तक कि रजाई में भी मीठी, दूधिया खुशबू होती है। यह अद्भुत महकती है। जब वह जागा, तो उसने पाया कि नीतू बिस्तर के किनारे झुकी हुई थी और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने सफेद रंग की, लोकट वाली, गर्मियों के मौसम के अनुकूल छोटी सी स्लिप ड्रेस पहनी हुई थी। अर्जुन ने सब कुछ एक नज़र में देख लिया और हंसे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम्हें कपड़ों में गड़बड़ी होने का डर नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं घर पर हूँ, और मैं इसे तुम्हारे लिए ही पहन रही हूँ। नीतू मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी झपकी कैसी रही? क्या तुम थोड़ी देर और सोना चाहते हो? नहीं, मेरी नींद पूरी हो गई है। अर्जुन ने अंगड़ाई ली, बिस्तर से उठा और बोला, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत दिनों से झपकी नहीं ली है। आज थोड़ी देर सोने से मुझे एकदम ताजगी महसूस हो रही है। तो, क्या आप आज दोपहर काम पर जा रहे हैं? नहीं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम इस पूरे समय बिस्तर के पास बैठकर मेरी निगरानी कर रही थी? नीतू ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया, मुझे डर था कि सोते समय आपको मेरी किसी काम के लिए जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने अपना टैबलेट उठाया और आपके बगल में बैठकर एक शो देखना शुरू कर दिया। आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। अर्जुन ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा दोबारा मत करना। इससे मैं किसी तानाशाह जैसा लगता हूँ। कोई बात नहीं, मैं यही चाहती थी। तो फिर, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए। अर्जुन ने उसे खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। 1 घंटे बाद, बेडरूम के पर्दे खोल दिए गए। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। दोनों ने एक साथ स्नान किया, फिर कुछ और समय एक दूसरे के प्रति स्नेह जताते हुए बिताया। इस समय नीतू पूरी तरह से संतुष्ट थी। एक नया खिला हुआ फूल स्वाभाविक रूप से पानी चाहता है, खासकर वह फूल जिसकी 2 दिनों से देखभाल नहीं की गई हो। क्योंकि वह आखिरकार आ ही गया था, इसलिए जितना ज्यादा समय साथ रहे, उतना ही अच्छा था। आखिर कौन जानता था कि वह कब वापस आएगा। नहाने और कपड़े बदलने के बाद अर्जुन ने नीतू से पूछा कि क्या दोपहर के लिए उसकी कोई योजना है। अगर नहीं, तो वह चाहता था कि वह उसके साथ कुछ काम निपटाने चले। नीतू बेशक इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसकी नज़र में अर्जुन से जुड़ी कोई भी बात अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसके पास जो कुछ भी था, और भविष्य में जो कुछ भी हो सकता था, वह सब उस व्यक्ति से आया था जो उसके सामने खड़ा था। जब वे गैराज पहुंचे और नीतू ने 2 रंगों वाली सफेद बेंटले फ्लाइंग स्पड देखी, तो उसकी आंखों में अवर्णनीय आश्चर्य और खुशी के आंसू छलक पड़े। अर्जुन, क्या ये तुमने नई कार खरीदी है? बिल्कुल सही, अर्जुन ने कहा। पसंद आई? मुझे इससे प्यार है।
नीतू उत्सुकता से यात्री सीट पर बैठ गई और थोड़ी उत्तेजना के साथ बोली, जब मैं मॉल में होती थी तो जब भी किसी को इस तरह की कार से उतरते देखती थी तो मुझे बहुत ईर्ष्या होती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे भी इसमें बैठने का मौका मिलेगा। फिर जब मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें मॉल में घुमाऊंगा और बाकी महिलाओं को तुम्हारी ईर्ष्या का स्वाद चखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद अर्जुन। क्या तुम एक और मार खाना चाहती हो? मैं फिर भी कहूंगी, नीतू ने खुशी से कहा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या साजिश रच रही हो। अर्जुन हंस पड़ा। तुम बस यही चाहती हो कि मैं आज रात यहीं रुकूं और तुम्हें सजा दूं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, इसलिए मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करने वाला। अपनी छोटी सी योजना का पर्दाफाश होते देख नीतू ने शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। वह सचमुच चाहती थी कि अर्जुन उसके घर पर रात बिताए। लेकिन उसने ये बात जोर से नहीं कही, बल्कि विषय बदल दिया। तुम्हारी पोश के बारे में क्या? इसे क्रैश कर दिया क्या? क्या ये गंभीर मामला था? कोई बात नहीं, ठीक होने में शायद कुछ दिन लगेंगे, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी अब मेरे पास चलाने के लिए एक गाड़ी है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने अभी तक मुझे बताया ही नहीं। कार्यालय स्थापित करने के लिए जगह की तलाश करने। अर्जुन ने बताया, मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है। मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। मुझे आज सुबह ही बिजनेस लाइसेंस मिल गया है, इसलिए अब मुझे सिर्फ एक ऑफिस की जरूरत है। तो आप किस तरह की जगह की तलाश कर रहे हैं? ये सुनकर नीतू ने पूछा, क्या आप केंद्रीय व्यापार जिले सीबीडी में कोई कार्यालय भवन ढूंढ रहे हैं? जरूरी नहीं, अर्जुन ने कहा, आदर्श रूप से कोई ऐसी जगह जहां का वातावरण अधिक सुरुचिपूर्ण और शांत हो। एक स्वतंत्र इमारत सबसे अच्छी रहेगी। ये बहुत बड़ी होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ 100 वर्ग मीटर ही काफी है। क्या आपको इस तरह की कोई जगह पता है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे गृहनगर का एक दोस्त है जो एक रियल एस्टेट एजेंसी में काम करता है। शायद उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करती हो। ठीक है, उससे संपर्क करो। अगर उसके पास कुछ होगा तो हम जाकर देखेंगे। ठीक है, मैं उसे अभी फ़ोन करती हूँ। नीतू बहुत ही सक्रिय थी। उन्होंने तुरंत उन्हें फ़ोन किया। जब दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने सुना कि यह नीतू का फ़ोन है, तो वह बहुत उत्साहित हो गए। आखिरकार, वे एक ही शहर के रहने वाले थे और नीतू बेहद खूबसूरत थी। ज्यादातर पुरुषों के मन में उसके बारे में कुछ न कुछ धारणाएं जरूर होती थीं। लेकिन उनमें केवल इच्छा थी, साहस नहीं। नीतू का अनुरोध सुनने के बाद उसने कहा कि उसके पास एक ऐसी जगह है जो उसकी आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसलिए जब वे एक स्थान पर सहमत हो गए तो अर्जुन ने कार स्टार्ट की और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। सड़क पर चलते हुए नीतू ने देखा कि दूसरी गाड़ियां उनसे काफी दूरी बनाए रखती थीं। यहां तक कि सबसे व्यस्त यातायात में भी दुर्घटना के डर से दूसरे चालक उनके लिए जगह बना देते थे। जब भी वे लाल बत्ती पर रुकते तो उसे अपने बगल वाली कारों से चुपके से डाली जा रही ईर्ष्यालु निगाहों का एहसास होता, और उन क्षणों में उसका अहंकार पहले कभी इतना संतुष्ट नहीं हुआ था। जल्द ही जीपीएस की मदद से वे उस जगह पर पहुंच गए जिसका जिक्र नीतू की सहेली ने किया था। यह एक झील के किनारे था और स्थान वास्तव में थोड़ा दूरस्थ था, लेकिन कम से कम यह अभी भी शहर की सीमा के भीतर था। यह इलाका कला से संबंधित कंपनियों से भरा हुआ था, जैसे कि फोटो स्टूडियो, शूटिंग सेट, कार्यशालाएं आदि। इस तरह की जगह के फायदे थे शांत वातावरण, हरी भरी हरियाली और सस्ता किराया। नुकसान ये था कि यह थोड़ी दूर थी, जिससे आना जाना असुविधाजनक हो जाता था जब तक कि आपके पास अपनी खुद की कार न हो। इसलिए यहाँ खुलने वाली कंपनियां और स्टूडियो आमतौर पर मिलने वाली ऑफिस बिल्डिंगों की तरह नहीं थे। चित्रांश अर्जुन और नीतू की तुलना में अधिक पास रहता था, इसलिए वह अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर थोड़ा पहले ही पहुंच गया था। जैसे ही वह नीतू को फोन करके पूछने ही वाला था कि वे कहाँ हैं, एक सफेद बेंटले कार तेजी से आई और उसके बगल में आकर रुक गई। चित्रांश ने मन ही मन उपहास किया और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को थोड़ा पीछे कर लिया। अगर गलती से मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा जाए तो मेरे पास उसकी मरम्मत का खर्च उठाने की कोई सुविधा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वह अपना स्कूटर आगे बढ़ा रहा था, यात्री तरफ का दरवाजा खुला और नीतू बाहर निकल आई। चित्रांश अपनी सपनों की महिला को घूरता रहा, उसका चेहरा भावहीन हो गया। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। नीतू, आप। तभी अर्जुन भी कार से बाहर निकल आया। चित्रांश। नीतू ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा और उसका परिचय कराया। यह अर्जुन है, यही वह व्यक्ति है जो घर ढूंढना चाहता है। अर्जुन, यह मेरे गृहनगर का एक दोस्त है। उस पल चित्रांश को समझ आ गया, उसके सपनों की महिला अब पूरी तरह से उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी थी। नमस्कार, अर्जुन ने अभिवादन करते हुए कहा। चित्रांश मुस्कुराया। नमस्कार, श्रीमान अर्जुन, आप जिस घर की तलाश कर रहे हैं, वह बस थोड़ी ही दूरी पर है। आइए, मैं आपको उसे दिखाने ले चलता हूँ। ठीक है। 2 मिनट चलने के बाद तीनों का समूह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। 2 मंजिला अर्धनिर्मित इमारत को देखते हुए चित्रांश ने अपना परिचय देना शुरू किया। इस इमारत का डिजाइन वास्तव में काफी अच्छा है।
ये 2 मंजिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग मीटर है। सामने लगभग 200 वर्ग मीटर का एक बड़ा आंगन भी है। ये निःशुल्क है, इसे भवन के आधिकारिक क्षेत्रफल में नहीं गिना जाता है। इसका उपयोग पार्किंग या मनोरंजन क्षेत्र के रूप में किया जा सकता है। मालिक मूल रूप से इसे अपने और अपने दोस्तों के लिए एक निजी मनोरंजन स्थल के रूप में बनाना चाहता था, लेकिन इसके बनकर तैयार होते ही मालिक दिवालिया हो गया। अब यह ऐसे ही खाली पड़ा है और वह इसे किराए पर देना चाहता है या सीधे बेच देना चाहता है। कीमत क्या है? नीतू ने अर्जुन की ओर से पूछा। किराए के लिए ये लगभग 300,000 प्रति वर्ष है। चित्रांश ने जवाब दिया। खरीदने के लिए वह 90 लाख मांग रहा है, लेकिन जगह अच्छी नहीं है, इसलिए सौदा करना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि हम इसे शायद थोड़ी कम कीमत में खरीद सकते हैं। ये तो बहुत महंगा है। 9 मिलियन। कीमत वास्तव में उचित है। चित्रांश ने कहा, ये जगह थोड़ी दूर है, लेकिन तकनीकी रूप से यह अभी भी शहर की सीमा के भीतर है। जमीन की कीमत वही है जो है। अर्जुन उस जगह से काफी संतुष्ट था, लेकिन उसकी कीमत वाकई थोड़ी ज्यादा थी। इस जगह की कीमत लगभग 15,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। उसने मुड़कर कहा, मेरे लिए मालिक से संपर्क करो। उसे 75 लाख रुपये बताओ। अगर वह बेचता है तो मैं इसे तुरंत खरीद लूंगा। नकद में। कंपनी के खाते में वैसे भी $50 मिलियन पड़े हुए हैं। क्या आप ऑफिस किराए पर लेना चाहेंगे? पैसों की पूरी बर्बादी। इससे अच्छा तो इसे खरीद ही लेना चाहिए था। क्या तुम इसे यूं ही खरीद रहे हो? नीतू चकित रह गई। अर्जुन, क्या तुम इस बारे में सोचोगे भी नहीं? चित्रांश भी स्तब्ध रह गया। बस एक सरसरी नजर डाली, वो अंदर भी नहीं गया। कुछ मिनट भी नहीं हुए और वो इसे खरीद रहा है। ये 75 लाख है। चित्रांश ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए पुष्टि की। श्रीमान अर्जुन, क्या आप निश्चित हैं? आप किराए पर नहीं लेना चाहते, आप इसे सीधे खरीदना चाहते हैं? ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं वापस जाते ही मालिक से संपर्क करूंगा और आपको बता दूंगा। चित्रांश मुस्कुराया। 75 लाख। मुझे लगता है कि थोड़ी सी बातचीत से मालिक मान जाएगा, खासकर इसलिए क्योंकि आप पूरी रकम चुका रहे हैं। आपको मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। बस नीतू से संपर्क करें। मैं उनसे ये प्रक्रिया पूरी करवा लूंगा। बिल्कुल, श्रीमान अर्जुन। चित्रांश ने नीतू से कहा, ऐसी स्थिति में मालिक से मामला सुलझने के बाद मैं आपको फोन करूंगा। क्योंकि यह मामला सुलझ गया है, अब हम जा रहे हैं। अर्जुन ने कार का दरवाजा खोला, उसकी तरफ देखा और विनम्रता से पूछा, वैसे यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। क्या आपको लिफ्ट चाहिए? ये सही है। ये सुनकर नीतू ने कहा, क्यों ना हम आपको लिफ्ट दे दें? नहीं, कोई बात नहीं, चित्रांश ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। मैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से यहाँ आया हूँ। ठीक है फिर, अर्जुन ने कहा, तुम नीतू के दोस्त हो। अगर तुम मेरे लिए ये सौदा 75 लाख में करवा देते हो, तो मैं तुम्हें बोनस के तौर पर 10,000 और दे दूंगा। धन्यवाद, श्रीमान अर्जुन। चित्रांश ने चापलूसी भरी मुस्कान दी और उन दोनों को कार में बैठकर जाते हुए देखा। हालांकि अपने सपनों की महिला को एक लग्जरी कार में बैठते हुए देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह दिल टूटने से खुद को रोक नहीं सका। अंततः उसकी देवी एक धनी व्यक्ति की निजी संपत्ति बनकर रह गई। लेकिन दुनिया ऐसी ही है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। कम से कम नीतू उन लोगों की तरह नहीं है जो सामाजिक सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर पुराने दोस्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। कम से कम वह उसे भूली नहीं थी। जब भी कोई अच्छा अवसर आता, वह सबसे पहले उसके बारे में सोचती थी। उसने ही उसे इस सौदे से परिचित कराया था। नहीं तो वे इस तरह के काम के लिए किसी भी एजेंट को आसानी से ढूंढ सकते थे। नीतू की वजह से अगर वह ये सौदा पूरा कर लेता है, तो वह अपनी एजेंसी का उस महीने का सबसे बड़ा विक्रेता बन जाएगा। 10,000 के बोनस की तो बात ही छोड़ो। सिर्फ बिक्री से मिलने वाले कमीशन से ही उसे हजारों डॉलर की कमाई हो जाएगी। और इतना ही नहीं, नीतू के प्रति सम्मान दिखाते हुए वह व्यक्ति उसे अतिरिक्त 10,000 रुपये दे रहा था। वह अमीरों से ईर्ष्या करता था, लेकिन उदार लोगों को काफी पसंद करता था। जब ये सब सुलझ जाएगा, तो मुझे नीतू को धन्यवाद देने और उसे भोजन कराने का मौका जरूर मिलेगा। वह वास्तव में आती है या नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। वापस लौटते समय नीतू ने भावुक होकर कहा, अर्जुन, तुम्हें उसे वह अतिरिक्त 10,000 देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आपसे उसका परिचय कराना ही मेरे लिए एक दोस्त की भलाई करने जैसा था। अगर यह सौदा हो जाता है तो उसे वैसे भी अच्छा कमीशन मिलेगा। मुझे पता है। अर्जुन मुस्कुराया। लेकिन देखो, उसे 10,000 अतिरिक्त देने से क्या वह और अधिक समर्पित नहीं हो जाएगा? क्या वह और अधिक मेहनत नहीं करेगा? देखने में तो ऐसा लगता है कि मुझे 10,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन जरा सोचिए। अगर वह मालिक को 9 मिलियन से 7.5 मिलियन तक कीमत कम करने के लिए मना लेता है, तो मुझे 1.5 मिलियन की बचत हो जाएगी। नीतू अवाक रह गई। मैं भी कभी एक आम मजदूर हुआ करता था। मैं जानता हूं कि मजदूर कैसे सोचते हैं। उनके लिए सब कुछ थोड़ा पैसा कमाने के बारे में ही होता है।
अर्जुन ने कहा, अगर आप घोड़े को खाना नहीं खिलाएंगे तो उससे दौड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास अब पैसा है, मैं यह नहीं भूल सकता कि मैं पहले कैसा था। आप बहुत अच्छे हैं। आपकी कंपनी में काम करने वाला हर व्यक्ति दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा। इसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। अर्जुन ने कहा, तुम अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती और मेरे लिए काम करने क्यों नहीं आ जाती? लेकिन मुझे कुछ भी करना नहीं आता। मुझे सिर्फ कपड़े बेचना और ग्राहकों की सेवा करना आता है। मुझे बिल्कुल इसी तरह के अनुभव की तलाश है। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हारे स्वभाव और आकर्षण के साथ साथ लोगों को संभालने की तुम्हारी क्षमता को देखते हुए तुम मेरी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के रूप में एकदम सही रहोगी। तुम्हें बस हर दिन आने वाले आगंतुकों का स्वागत करने की जिम्मेदारी होगी। मैं ऐसा कर सकती हूँ। नीतू ने आत्मविश्वास से कहा, मैं सीख सकती हूँ। ये काफी आसान होना चाहिए, बशर्ते आपको मुझे रखने में कोई आपत्ति ना हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बस वेतन थोड़ा कम हो सकता है। नीतू ने खुशी से सिर हिलाया। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए मुफ्त में काम करूंगी। ये तरीका काम नहीं करेगा। व्यापार व्यापार है और व्यक्तिगत मामले व्यक्तिगत होते हैं। अर्जुन मुस्कुराया, मुझे एक नीच पूंजीपति के रूप में बदनामी पाने की कोई इच्छा नहीं है। हा हा हा, ठीक है। नीतू ने उत्सुकता से पूछा, तो आप मुझे कितना भुगतान करने की योजना बना रहे हैं? चलिए शुरुआत 30,000 रुपये प्रति माह से करते हैं, साथ ही साल के अंत में बोनस भी मिलेगा। 30,000। नीतू की आंखें चौड़ी हो गईं। किस तरह की रिसेप्शनिस्ट महीने में 30,000 कमाती है? क्या ये बहुत कम है? अर्जुन ने समझाया, मैं इसे बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहता था। अगर दूसरों को पता चल गया तो उन्हें जलन होगी। नहीं, मेरा मतलब है, क्या वह वेतन कुछ ज्यादा ही नहीं है? नीतू ने समझाया, लेकिन मैं तो बस एक रिसेप्शनिस्ट बनूंगी, चाय और पानी परोसने वाली। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को सहलाया। तुम गलत हो। तुम सिर्फ एक साधारण रिसेप्शनिस्ट नहीं हो। तुम मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हो। आपको आत्मविश्वास रखना होगा। इसके अलावा, अगर कोई तुम्हें परेशान करे, तो तुम रात में सीधे मेरे पास, बॉस के पास आकर उसकी शिकायत कर सकती हो। तुम्हारे पास काफी अधिकार होंगे। अर्जुन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट कर लेते हैं। अर्जुन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, जब मैं आसपास नहीं होता, तो तुम मुझे धोखा देने के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं धोखा खाने वाला इंसान नहीं हूँ। नीतू चुप रही। उसे अभी अभी प्यार में होने की मिठास महसूस होने लगी थी, और पल भर में अर्जुन ने सारा माहौल खराब कर दिया। अर्जुन की चेतावनी का सामना करते हुए, उसने नाराजगी से कहा, मैं भले ही लालची औरत हूँ, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी ही औरत रहूंगी। मैं तो बस मजाक कर रहा था, अर्जुन हंसते हुए बोला। कल जब तुम जाओ, तो नौकरी से छुट्टी लेने का समय निकाल लेना। मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूंगा। क्या तुम मेरे घर पर रात का खाना नहीं खाओगे? मैं नहीं कर सकता। मुझे आज रात और भी काम करने हैं। अर्जुन ने कहा, तुम घर पर अच्छे से रहना। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ और मोहिनी फिर से दस्तक देती है, तो दरवाजा मत खोलना। बस पुलिस को बुला लेना। ठीक है, मैं समझ गई। नीतू को थोड़ी निराशा हुई। जाने से पहले, उसने उससे वादा किया था कि वह उसे बाजार ले जाकर घुमाएगा और कुछ खरीदारी करवाएगा। ऐसा लग रहा था कि वह अब इस बारे में सब कुछ भूल चुका है। नीतू को घर छोड़ने के बाद अर्जुन सीधे लीना की कंपनी के लिए रवाना हो गया। उसने काम खत्म होने से पहले उससे मिलने और कुछ व्यावसायिक मामलों पर बात करने की योजना बनाई थी। आखिरकार, अब जब उसने इमारत खरीद ही ली थी, तो उसका जीर्णोद्धार तो करना ही था। उसने इस काम के लिए लीना को नियुक्त करने की योजना बनाई, जिससे उसे थोड़ा अतिरिक्त काम मिल सके। उसे अपनी महिलाओं का ख्याल रखना पड़ता था।